अकबर के हम लोगों ने कल अकबर के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया था, और अकबर का टाइम पीरियड हमने कब से लिखा था? 1556 टू 1605 CE, ये हमने अकबर का टाइम पीरियड लिखा था। और हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि अकबर का बचपन कहाँ बीता? एक हिंदू चीफ राजा वीर साल के यहाँ बीता, और बाद में इसके अंकल कामरान ने इसको कहाँ अपने पास बाय फोर्स वहाँ से बुला लिया, लेकिन उन्होंने कभी कोई मिसबिहेव नहीं किया इसके साथ, और वहाँ रहा। बाद में जब हुमायूं ने जीता तो कांधार वगैरह को जीता, तो कामरान से इसको अपने परिवार से यूनाइटेड हो गया ये हुमायूं से। और 1556 में जब इसकी डेथ हुई तो ये हुमायूं की, तो अकबर क्या बना? अकबर बिकेम सुल्तान। और जब ये सुल्तान बना तो अकबर उस वक्त कहाँ था? बैटल एट कलनौर। कलनौर के बैटल ग्राउंड में, ग्राउंड मत कहिए, उस जो बैटल ग्राउंड का जो कैंप था, सैनिकों का कैंप, वहाँ एज ए एक्सपीरियंस लेने के लिए इसको भेजा गया था। और किसके प्रोटेक्शन में था? इन प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खां। ये बंदा इंपॉर्टेंट है, बैरम खां। अभी आपको जिक्र किया, इसको आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो अब समझिए, अकबर सुल्तान बन रहा है 13 ईयर्स ऑफ एज। तो एक 13 साल के बच्चे के पास क्या एक्सपीरियंस होगा? कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या ये कर देगा? कुछ भी नहीं कर सकता। और साथ में इसको हो सकता है कि नोबेल्स के द्वारा और बाकियों के द्वारा क्या किया जाए? इसको रिप्लेस करने की भी कोशिश की जाए। बट ये अकबर की खुशकिस्मती कहिए या अकबर को क्या जो भी कहिए, अकबर का जो प्रोटेक्टर था बैरम खां, ये बहुत ही पावरफुल था। क्या था? बहुत ही पावरफुल था। इस वजह से बैरम खां के अगेंस्ट जाना किसी के लिए मुश्किल क्या, नामुमकिन सा था उस वक्त। अगर बैरम खां के अगेंस्ट गए तो समझिए जान से गए। तो इस वजह से किसी ने अकबर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके साथ कौन खड़ा था? हुमायूं का वफादार व्यक्ति जिसका नाम था बैरम खां। तो अब बैरम खां अगर इतना पावरफुल है और सामने सुल्तान के रूप में एक 13 साल का बच्चा बैठा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किसके कहने पर लिए जाएंगे? देखा जाए तो बैरम खां के कहने पे लिए जाएंगे। क्योंकि इस वक्त बैरम खां ही क्या है? सर्वे सर्वा है। और जो सुल्तान है अकबर, वो तो 13 साल का बच्चा है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, कि हम लोग या जो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, अकबर के रूल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अकबर के रूल का जो ये पूरा टाइम पीरियड है 1556 टू 1605, इस पूरे 50 साल के पीरियड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक हिस्सा जो है फर्स्ट, ये है 1556 टू 1560। ये नोट डाउन करते चलिए यहाँ से। अभी मैं सेंटेंस में लिखवा दूंगा, लेकिन एक वो समझने के लिए। तो ये जो 4 साल आप देख रहे हो, इस 4 साल में अकबर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक नाम मात्र का सुल्तान है, यानी कि चेहरा है। डिसीजन मेकिंग वगैरह इसके हाथ में अभी नहीं है। लेकिन जैसे ही अकबर कुछ बड़ा होता है,
यानी कि 17-18 साल का होता है, तो जो दूसरा पार्ट है 1560 से लेकर 1605, ये अकबर का डायरेक्ट रूल है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र ये 4 साल का जो टाइम पीरियड है ना, ये 4 साल का टाइम पीरियड ऐसा होता है जो अकबर बैरम खां के इन्फ्लुएंस में रूल करता है, और बाकी के जो भी 46 ईयर्स हैं वो अकबर के सेल्फ रूल हैं। तो ये 4 साल के लिए इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर अकबर डिसीजन मेकर नहीं है एक तरह से। यहाँ से अकबर क्या है, डिसीजन मेकर है। इस हिस्से में अकबर डिसीजन मेकर नहीं है। इस हिस्से में कौन डोमिनेंट है, बैरम खां डोमिनेंट है। और इस हिस्से में डोमिनेंट कौन है, अकबर खुद डोमिनेंट है। इस वजह से हम इसको मात्र 2 हिस्सों में, तो 4 साल का एक टाइम पीरियड है जो क्या है, अकबर की डोमिनेंसी नहीं है और किसकी है, बैरम खां की डोमिनेंसी है। तो समझ में आया क्यों 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हाँ, तो पहला हिस्सा पढ़ते हैं। पहला है 1556 टू 1560 CE, फर्स्ट पार्ट, अकबर के रूल का फर्स्ट पार्ट, और इसको क्या कहेंगे, रीजेंसी पीरियड ऑफ बैरम खां। बैरम खां का ये रीजेंसी पीरियड है, ठीक है। यानी कि इस वक्त बैरम खां डोमिनेंट है और अकबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है जो उसको सुल्तान के रूप में बैठा दिया गया है, ठीक है। और बैरम खां क्या था, हुमायूं का बहुत वफादार था। तो चाहता बैरम खां तो अकबर को रिप्लेस करके अपने खुद बैठ सकता था उस वक्त, लेकिन इसकी वफादारी की दाद देनी पड़ेगी, इसने अकबर को ही बैठे रहने दिया और उसके अंडर खुद रूल करता रहा, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां लिखिए, तो लिखिएगा, देखिए, एज अकबर was a young lad, so the power at court was enjoyed by Bairam Khan. So the power at court was enjoyed by the Bairam Khan. ठीक है, बैरम खां, कोर्ट पावर किसके हाथ में है, बैरम खां। यानी कोर्ट में डिसीजन मेकर कौन है, बैरम खां। एंड रॉयल पैलेस, यानी कि जो जहां सुल्तान रहा करते हैं वही रॉयल पैलेस हुआ। तो एंड रॉयल पैलेस, देखिए, एंड रॉयल पैलेस जिसको कहा जाता है हरम, वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अकबर्स केयर टेकर मदर माहर अंगा। कहीं पर माहम लिखा रहेगा, कहीं पर माहर लिखा रहेगा,
माहम माहर कोई बड़ी बात नहीं है, माहम अंगा माहर अंगा, ठीक है। एंड ऑल्सो या इसको रहने दीजिए, बस इतना समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि अकबर तो क्या है, एक छोटा सा बच्चा है 13 साल का। तो कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या डिसीजन लेना है, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ शांति प्रस्ताव रखना है, किसको क्या सजा देनी है, ये सब कौन देख रहा है, बैरम खां देख रहा है। कौन देख रहा है, बैरम खां, ठीक। और जो महल है, यानी कि घरेलू कामकाज, महल घर के का डिसीजन मेकर, हाउस का डिसीजन मेकर कौन है, माहम अंगा है, ठीक है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं अकबर के लाइफ के। अगर आप खैर मूवी वगैरह में तो बहुत सही नहीं दिखाया जाता, लेकिन फिर भी एक बार जो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जो मूवी है जोधा अकबर, उसमें जब देखोगे तो आपको महामंगा का रोल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो खैर वो तो मूवी की बातें हैं, लेकिन हाँ अगर देखना है तो एक बार आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि महामंगा क्या है। तो महामंगा ही असली डिसीजन मेकर हुआ करती थी। कब तक, जब तक अकबर एक यंग लैड था, एक मतलब एडल्ट नहीं हुआ था। एडल्ट होने के बाद तो फिर डिसीजन मेकर कौन बना, अकबर ने ही बना, और महामंगा को भी साइड किया गया। खैर यहाँ तक चीज़ें नोट डाउन कर लिया, तो अब इसके आगे की बातें लिखते हैं। पहला पीरियड हम लोग लिख लिया 1556 टू 1560 CE, ये पीरियड हम लोगों ने देख लिया। इसमें कौन है, मेन किरदार में है बैरम खां एंड माहम अंगा, ये दो लोग क्या हैं, मेन रोल में हैं। और अकबर बेचारा क्या है, अभी एक यंग बच्चा है जो सिर्फ इनके कहने के हिसाब से चीज़ों को मान रहा है और चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बैरम खां का इम्पोर्टेंस बढ़ता चला जाता है। क्यों, क्योंकि इन 4 सालों में हम आगे जब पढ़ेंगे अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स, तो इन 4 सालों में जैसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जिसमें हेमू को हराया जाता है, और भी कई ऐसे मतलब राजपूताना एरियाज हैं जहाँ पर क्या होता है कि बैरम खां को जीत मिलती जाती है, क्योंकि कमांड तो वही कर रहा था आर्मी को। तो बैरम खां को जब जीत मिलती चली जाती है तो बैरम खां का भी इम्पोर्टेंस बढ़ता चला जाता है बहुत ज़्यादा कोर्ट में, साथ में उसका एरोगेंस भी बढ़ता चला जाता है। और इसके एवज में बैरम खां क्या करता है, अपने इम्पोर्टेंट पोजीशंस, क्या इम्पोर्टेंट पोजीशंस बैरम खां किसको देता है, अपने सपोर्टर्स को। क्या करता है, ओन सपोर्टर्स को दे देता है, क्योंकि कोर्ट में सारे डिसीजंस वही ले रहा है, तो किसकी कहाँ नियुक्ति होगी, कौन किसका कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये सारा कुछ मैनेज कौन कर रहा है, बैरम खां। तो सारे इम्पोर्टेंट पोजीशन कोर्ट में किसके पास चले जाते हैं, बैरम खां के सपोर्टर्स के पास। किसके सपोर्टर्स, बैरम खां के सपोर्टर्स। तो इससे कोर्ट में एक तरह से देखा जाए तो बैरम खां का वर्चस्व बढ़ता चला जाता है, और इसी वजह से उसका एरोगेंस भी बढ़ता जाता है। तो अब क्या हो, तो अब और अकबर अब बड़ा हो चुका है, अकबर अब बड़ा भी हो चुका है 4 साल बाद, अब 18 साल का लगभग एक यंग बच्चा हो चुका है, समझ भी आ चुकी है। 4 साल से वो आ रहा है जा रहा है, सब देख रहा है दरबार में, और
थोड़ा सा ये बैरम खां और माहम अंगा के बीच में भी पटता नहीं था, मतलब दोनों थोड़ा सा एक दूसरे के अपोजिट चलते थे। तो जब वो राज दरबार में जाता तो बैरम खां, जब वो घर पे आए तो माहम अंगा उसको बैरम खां के खिलाफ भड़काए। तो ये सब चीज़ें अकबर देख रहा था, बचपन से ही समझ रहा था। तो कहीं ना कहीं अब इसको लगा कि अब पावर अपने हाथ में लेना ज़रूरी है। क्या है? अब पावर अपने हाथ में लेना ज़रूरी है। तो अब अकबर ने पावर अपने हाथ में लेने का काम किया। अकबर ने क्या किया? तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड फेज, अकबर के रूल का सेकेंड फेज। कब? 1562 1605। और ये क्या है? अकबर्स रूल, या यूं का एक अकबर का डायरेक्ट रूल अब हमें देखने को मिलेगा। कब से? 1560 से। अब इस 1560 से 1560 से लेकर अकबर की डेथ तक क्या है? रूल ऑफ अकबर चलेगा। और यहाँ पर सबसे पहला काम अकबर क्या करेगा कि बैरम खां के से कोर्ट को फ्री कराना है। जो बैरम खां इतने बड़े लेवल पे वहाँ पहुँच चुका है, पहले तो बैरम खां को कोर्ट से हटाना है, यानी कि कोर्ट को अपने हाथ में। तो बैरम खां को पहले वहाँ से हटाओ, उसको हटाने बाद उसके सपोर्टर्स को हटाओ, तो क्या होगा? तब जो कोर्ट है यानी जो दरबार है वो हमारे हाथ में आएगा। और फिर रॉयल पैलेस से माहम अंगा को हटाओ। इन दोनों को सबसे पहले अकबर क्या करता है? रिप्लेस करता है, हटाता है। तो कैसे हटाता है? तो लिखिएगा, लिखिए लिखिए इन द ईयर, इसी से आप समझ जाओगे कि 18 साल का लड़का वो कैसे इतने बड़े पॉलिटिकल डिसीजन को लेता है और कितनी चतुराई से लेता है। इसी से आप समझ सकते हो कि अकबर के पास कितना गहरी सोच थी या चीज़ों को संभालने का कितना अच्छा हुनर था। कैसे? तो देखिएगा, इन द ईयर 1560 at the age of 18 years, Akbar took charge. कैसे? तो उस प्रोसेस को समझते हैं। तो लिखिएगा, इन द सेम ईयर अकबर केम टू दिल्ली फ्रॉम आगरा। तो सबसे पहले तो ये क्या किया? आगरा जो कैपिटल थी, जहाँ पर कोर्ट था, आगरा से खुद को और बाकी अपने सभी लोगों को शिफ्ट कहाँ किया? दिल्ली आ गया, सबको ले देकर। और बैरम खां कहाँ है? अभी आगरा में है, क्योंकि मेन कोर्ट तो वहीं पर है। तो ये दिल्ली बहाना बनाकर घूमने की, और किसी बहाने से ये आगरा को छोड़कर दिल्ली आ गया। अब दिल्ली आने के बाद इसने क्या किया? लिखिएगा, फ्रॉम दिल्ली अकबर रोट टू बैरम खां। अकबर रोट टू बैरम खां ordering him to leave on a pilgrimage
ऑन ए पिलग्रिमेज टू मक्का, यानी कि मक्का मदीना भेजने की बात करता है, यानी कि हज पर, कहाँ पर, हज पर जाने की, हज पर जाने को कहता है। कहाँ चले जाइए, हज पर जाइए, हज करने जाइए। ठीक है, मक्का मदीना। और हमने आपको बताया ही था कि मक्का मदीना से ही इस्लाम की शुरुआत है, इसीलिए वो लोग हज करने कहाँ जाते हैं, अपने मक्का मदीना पे। हम लोग अपने तीर्थ पर कहाँ जाते हैं, हिंदू लोग अपने तीर्थ पर जाते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, गंगा सागर, ये सब हम लोग हिंदुओं के तीर्थ हैं। इस्लाम के तीर्थ कहाँ है, मक्का मदीना। और ईसाइयों का तीर्थ रोम है और जेरूसलम है, यहूदियों का तीर्थ जेरूसलम है। तो हर किसी का अपना धर्म का अपना अपना तीर्थ है। इनका क्या कहते हैं, सिख लोगों का अमृतसर है, गोल्डन टेम्पल। तो हर किसी का अपना अपना है। तो यहाँ पर इसको कहा गया। अब देखिए ये कितनी चतुराई से काम किया अकबर ने। वहाँ रहते हुए नहीं कहा, वहाँ रहते हुए कहता तब तो सामने से कहने का मतलब है कि एक अलग इम्पैक्ट पड़ता, या हो सकता है कि जो चीज़ें होती वो संभाल पाना मुश्किल होता। तो इसलिए पहले इसने खुद को वहाँ से रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद अब सुल्तान का ऑर्डर है, तो सुल्तान के ऑर्डर को तो आप मना कर नहीं सकते। इसीलिए इसने क्या किया, रिक्वेस्ट नहीं किया है, ऑर्डर दिया है कि आप जाइए अब हज करने। यानी कि इनडायरेक्ट क्या है कि अब आप दरबार से जाइए। जब हज करने जाते आप दरबार से चले जाओगे, जैसे ही दरबार से जाओगे वैसे ही क्या होगा, सब कुछ हमारे हाथ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, बैरम खां को जैसे ही ये पता चलता है, वैसे ही बैरम खां क्या करता है, रिवोल्ट कर देता है। अपने लोगों के साथ मिलकर वो क्या करता है, रिवोल्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए बाय दिस, लिखिए बाय दिस कोर्ट पॉलिटिक्स goaded and बैरम खां रिवोल्टेड। तो बैरम खां क्या करता है, रिवोल्ट कर देता है। इस कोर्ट पॉलिटिक्स को में उसका सब कुछ था, लेकिन अकबर ने सारा प्लान पहले से सेट कर रखा था, क्योंकि उसको हर चीज़ का अंदाजा था। इसीलिए वो पहले यहाँ से निकल गया कि कहीं रिवोल्ट में इसी के खिलाफ साजिश न हो और इसी को मार न दिया जाए। तो पहले ये खुद को अपने आप को यहाँ से हटाकर सेव किया, और सेव करने के बाद इसने जब बैरम खां को ऑर्डर लिखा, तो बैरम खां जो उसको शक था कि रिवोल्ट हुआ, तो अकबर के जो उतने सिपह सलाहकार थे, अकबर के जो वफादार थे, उन लोगों ने बैरम खां के रिवोल्ट को सप्रेस किया। तो कुछ समय में क्या किया गया, रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। तो वो कैसे किया गया वो मत समझिए, वो कहानी है, कौन क्या करता है, कैसे करता है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। बस फाइनल रिजल्ट क्या है, लिखिएगा फाइनली बैरम खां सरेंडर्ड, देन अकबर ordered him to resume his pilgrimage।
यानी कि जब ये अंत में इसका रिवोल्ट समाप्त होता है, यानी कि इसको सप्रेस कर दिया जाता है, तो ये क्या करता है, सरेंडर करता है। तो अकबर इसको सज़ा नहीं देता है। अब देखिए यही अकबर की महानता कही जाएगी, क्योंकि वो समझता था कि ये इसने कितना बड़ा काम किया है सल्तनत के लिए, पूरे एम्पायर के लिए। इसलिए वो क्या करता है, इसको सज़ा नहीं देता और क्या कहता है कि आप अपने हज की तरफ चले जाइए। ठीक, यहाँ तक ये समझ में आई। अब इसके बाद क्या होता है, तो अब बैरम खां के पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब बैरम खां कहाँ जाएगा, हज के लिए जाएगा। तो अब लिखिए नेक्स्ट, ये रब कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट लिखिए, अकबर ने क्या कहा बैरम खां को कि आप जाइए हज करने। तो अब ये हज करने के लिए जाएगा, क्योंकि अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लिखिएगा इन 1561 बैरम खां, इन 1561 बैरम खां was in 1561 Bayram Khan was assassinated कहाँ पर, हाँ, by an Afghan पठान, by an Afghan पठान, नहीं, बाई एन अफगान पठान मत लिखिए, ऐसे लिखिए बाई एन अफगान एट पाटन, बस ऐसे लिख दीजिए एट पाटन। पठान था कि नहीं था कंफर्म नहीं है। एट पाटन इन गुजरात, इन गुजरात, हाँ हाँ, वहाँ पर इसकी हत्या कर दी गई। इन गुजरात लिखिए ऑन his way to Makkah and his 4 years old son Abul Rahim was sent to कोर्ट। तो वो अपने बच्चे के साथ, बीवी बच्चे के साथ कहाँ जा रहे थे, बैरम खां, हज पर। तो वहीं हज पर में रास्ते में ही कहाँ पर, गुजरात के पाटन में इनकी हत्या करा दी जाती है। तो कई लोग ये कहते हैं कि इनकी हत्या के पीछे माहम अंगा का हाथ था। कई लोग कहते हैं कि बैरम खां की हत्या के पीछे किसका हाथ था, माहम अंगा का हाथ था। लेकिन ये सब क्या है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो बैरम खां की यहाँ हत्या हो जाती है और इसके 4 साल के बेटे अबुल रहीम और इसकी वाइफ को कहाँ पर, कोर्ट भेज दिया जाता है। अकबर बाय सिंपैथी क्या करता है, लिखिएगा अकबर मैरिड टू हिज widow and his son Abul Rahim become famous Hindi poet, अब्दुल रहीम खाना। आगे चल के यही क्या बना, अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल ABDUR, अब्दुल रहीम खाना। पहले ये अब्दुल रहीम है,
बचपन में ये अब्दुल रहीम है, बड़ा होकर क्या बना? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, तो उतना कंफ्यूज नहीं है, अब्दुल रहीम खाने खाना लिखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना लिखिए, बस रहीम खाने खाना से आपको याद हो गया कि ये एक्चुअल में किसका बेटा था? बैरम खां का बेटा था। और बाद में क्या हुआ? जब बैरम खां की हत्या हो गई तो उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को शरण देने के लिए अकबर ने क्या किया? उनकी विडो से ही शादी कर ली। तो ये क्या हो गया? अब्दुल रहीम अब अकबर का स्टेप सन हो गया, सौतेला बेटा कह लीजिए, या अकबर उसका सौतेला बाप बन गया। तो ये सब हुआ और इस तरह से अकबर ने बैरम खां से कोर्ट को फ्री करा लिया और अगले टाइम में इसने महामंगा से भी कोर्ट को फ्री करवाया। तो ये सब छोटी सी कहानी थी अकबर की क्या एक्चुअल सुल्तान बनने की कहानी। अकबर की एक्चुअल सुल्तान बनने की कहानी ये थी, क्योंकि अभी तक 1560 तक बैरम खां के रहते हुए अकबर रियल रूलर नहीं था। अकबर क्या था? एक स्टैम्प रूलर था। ठीक है, तो इस तरह से अब अकबर जब ये बन गया तो अब अकबर क्या करेगा? एक्सपेंशन ऑफ मुगल सल्तनत शुरू करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके सुल्तान बनने से पहले बैरम खां भी एक्सपेंशन कर रहा था। तो एक दो एक्सपेंशन उस वक्त का देखेंगे बैरम खां के टाइम का, और बाकी तो सारे के सारे जितने एक्सपेंशन होंगे वो अकबर के टाइम के होंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने अकबर का देखा, इसके पूरे कहानी को कैसे ये एक्चुअल सुल्तान बना। तो ये एक पॉलिटिकल कहानी थी। ये सिर्फ और सिर्फ कहानी आपको याद रखनी है, इसको नोट डाउन मतलब शॉर्ट नोट में नहीं रखना है, इसको याद रखना है। शॉर्ट नोट जब आप बनाओगे तो बस उसको ऐसे लिखो 1556 to 1605, इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट पार्ट 1556 to 1560 क्या लिखेंगे? सुल्तान अकबर बट मेन पावर इन हैंड्स ऑफ बैरम खां। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे 1560 to 1605 अकबर एज रियल सुल्तान। बस बात खत्म। इतने पूरे का निचोड़ इतना सा ही है। ऐसे ही आपका शॉर्ट नोट। अब ये पढ़ते ही आपके दिमाग में पूरी कहानी आ जानी चाहिए कि अच्छा बैरम खां था यहाँ पर, बाद में रॉयल दरबार घर के अंदर महामंगा, बैरम खां महामंगा में वैसे भी नहीं पड़ती थी। बाद में जब अकबर बड़ा हुआ तो बैरम खां को कहा कि जाइए आप हज कराइए। हज के रास्ते में बैरम खां की हत्या कर दी जाती है और अकबर बैरम खां की विडो से शादी कर लेता और उसका बेटा अब्दुल रहीम, जो आगे चल के अब्दुल रहीम खाने खाना बनता है, हिंदी पोएट, और ये 9 रत्नों में से एक रत्न रहता है। इस तरह से आपका इतना का टाइम क्लियर खत्म। इससे ज़्यादा इसमें नहीं समझना है, ये बस दिमाग में कहानी आपके बैठी रहे ताकि आपको एक एक चीज़ याद रहे। सीरीज वाइज कहा ना, एक नॉवेल की तरह इसको पढ़ना है। हिस्ट्री को अलग अलग चैप्टर आते जाएंगे, पार्ट्स आते जाएंगे और अलग अलग किरदार आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो अब हम लोग अकबर के मिलिट्री कैंपेन को देखते हैं कि अकबर सुल्तान बना तो फिर कैसे इसने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अब कहानी वो देखते हैं, इसने कैसे कैसे कब कब कौन से एरिया को जीता, कब इसने मालवा जीता, कब इसने जौनपुर जीता, कब ये गोंडवाना जीतता है, कब कब कौन कौन सा ये बैटल इसका चलता है और कौन सी ये पॉलिसी चलाता है, वो सब कहानी अब हम लोग देखेंगे अकबर एज ए रियल सुल्तान के रूप में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं, इसके मिलिट्री
कैंपेन पे।